हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। चलिए, नीट के रिवीजन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अभी 3 दिन पहले मैंने ट्वेल्थ के कंप्लीट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट का एक पूरा का पूरा वन शॉट दिया था, 2 से 2.25 घंटे के अंदर। तो आई थिंक 2 घंटे के अंदर 11th का बनाने का मेरा मूड सच बोलूं तो था नहीं। ठीक है, फिर उस वीडियो में बच्चों का भरपूर प्यार मिला। मैंने बोला इतना प्यार पगले कहाँ जाऊंगा लेके। अब बच्चे पीछे पड़ गए कि भैया बना दो बना दो बना दो बना दो। बच्चे बोल रहे भाई बना दो। अरे भाई भाई नहीं सर हूं यार, ऐसे क्या कर रहे हो, 40 साल का हूं भाई मैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं 11th का महा रिविजन फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ एक चीज और बोलूंगा मैं। मेरे पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे, बच्चे बोल रहे थे कर लो कर लो, आरएम सर को कॉपी कर लो, आरएम सर को कॉपी कर लो। मुझे नहीं पता कौन है आरएम सर, बट प्लीज यार ये आरएम सर को मैंने कॉपी नहीं किया है। ये मेरा खुद का कंटेंट बना रहा हूं भाई मैं। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सारे वीडियोस देख लो, पूरे एडवांस की सीरीजेस देख लो भाई, मेरा खुद का कंटेंट है यार, ऐसे मत बोलो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। 11th में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले वन डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, रिलेटिव मोशन। 1 डायमेंशन मोशन पता है हमें, 1 डायमेंशन मोशन पता है, जो एक लाइन में होने वाला है, एक ही कोऑर्डिनेट वेरी करने वाला है, मोटा मोटा देखा जाए तो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर बॉडी मूव करती हुई जा रही है तो जो उसने एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया उसकी जो लेंथ। ठीक है, यूनिट मीटर, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो इनिशियल पॉइंट लो, फाइनल पॉइंट लो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, डायरेक्शन दे दो इनिशियल से फाइनल की तरफ। यूनिट मीटर और वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या डेफिनेशन की बात करें तो ट्रैवल डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, ये फालतू सी चीज है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हम लोग को सवाल बनते हैं एवरेज स्पीड के। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में कैसे काम करने वाले होते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। जैसे सुनिएगा ध्यान से प्लीज। हाँ, बॉडी पहले x1 चली t1 टाइम में, फिर x2 चली t1 टाइम में, सपोज v1 से चली, v2 से चली। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे देखना है टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल टाइम कितना लिया। तो जो एवरेज स्पीड जो होने वाली है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मुझे नहीं मतलब बीच में क्या किया। तो अभी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x1 प्लस x2, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। अब आपको v के टर्म्स में दिया हुआ है, आपको डिस्टेंसेस के रेशियो के टर्म्स में दिया हुआ है। देखते रहेंगे, दिमाग लगाते रहेंगे, सवाल सॉल्व करते रहेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट अगेन मीटर पर सेकंड, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे भी एवरेज वेलोसिटी पूछा जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी मैं यहां से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक गया हूं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है मैंने और कितनी देर में किया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा एवरेज वेलोसिटी। अगर बॉडी कहीं से घूमती फिरती वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गई है तो उसका एवरेज स्पीड 0 नहीं होता, क्योंकि वहां पे टोटल डिस्टेंस 0 नहीं होती, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। ध्यान रखिएगा भाई इस बात को। ठीक है, अब अगर आपको वेरिएबल दिए हुए हैं, यानी सपोज एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो अगर आपके पास पोजीशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, dx बाय dt। वेलोसिटी कितनी होगी, dx बाय dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी मिल जाए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा dv बाय dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक फॉर्मूला और है, अगर आपको a जो है वो होता है v dv बाय dx, यानी सपोज अगर आपको v जो है वो x का फंक्शन दिया हुआ है, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा v dv बाय dx। आगे बात समझ में। इसका उल्टा भी नितांत सत्य है। अगर v इजिकल टू क्या है, dx बाय dt, तो dx इजिकल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यहाँ पे जरूरी है ये जो v है फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। जब v जो है फंक्शन ऑफ टाइम हुआ तो मैंने उसे इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आगे बात समझ में। ऐसे ही मेरे पास अगर a जो है वो dv बाई dx था, तो dv इजिकल टू dv बाई dt था, सॉरी, तो dv इजिकल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, यानी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ a dt। यहाँ पे एक चीज और जरूरी है, ये a जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, तभी यहां पे मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। आगे बात समझ में। ठीक है, एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, a इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। अब v dv को यहीं रहने दो, a dx इधर ले जाओ, यानी अगर a यहां पे फंक्शन ऑफ x हो गया
तो इस फॉर्मूले से मैं वी स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स वगैरह लगा दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, अगर ए एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकता हूँ। इस टाइप के सवाल मैंने करवाए हैं, ठीक है। ग्राफ थ्योरी, सपोज आपके पास पोजिशन टाइम ग्राफ है, क्या है, पोजिशन टाइम ग्राफ। तो पोजिशन टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालो, टेंजेंट का जो स्लोप होता है tan थीटा, वो क्या शो करेगा, वेलोसिटी, वी व्हाट, dx by dt, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ऐसे आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप का टेंजेंट नहीं, टेंजेंट का स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टेंजेंट का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। आई बात समझ में? आगे देखिए, यहां पे अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो सपोज आपको t1 से लेके t2 के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो क्या करिए, टाइम एक्सिस पे लाइंस डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस टाइप से, तो ये जो बीच का जो एरिया है वो एरिया जो है आपको डिस्प्लेसमेंट शो करता है। अगर आपका ग्राफ सपोज इस टाइप का है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा और ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस पूछा जाए तो इसको और इसको पॉजिटिव लेके जोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट जो आप पूछा जाए तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को आप माइनस कर दो। आगे बात समझ में? इक्वेशन ऑफ मोशन समझिए, 4 इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, तीन है बेसिकली, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। यानी यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, t जो है टाइम टेकन है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये इक्वेशंस जो है मैं अप्लाई कर सकता हूं। आगे बात समझ में? एक चौथी इक्वेशन भी काम में आती है, nth सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, nth सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, तो s nth जो होता है वो होता है u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1। अगर ये हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है, परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वगैरह कोई लेना देना नहीं होता। बट अगर मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका, किसी को नीचे फेंका, तो जो मोशन है वो अंडर ग्रेविटी है। जब तक बॉल मेरे हाथ के कांटेक्ट में है तब तक मैं जी नहीं लूंगा, जैसे ही बॉल मेरे हाथ के कांटेक्ट से लूज हो गई, अगर मैंने बॉल को ऊपर फेंका है नीचे फेंका कोई मैटर नहीं करता, अगर मेरे बॉल जो है मेरे हाथ के कांटेक्ट से लूज हो गई तो सिर्फ और सिर्फ उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स बचता है, तो वहां उसके बाद मैं जो उस पर एक्सेलरेशन लूंगा वो क्या लूंगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दूसरी चीज, ये जो है वो वेक्टर इक्वेशंस हैं, ये जो है वो वेक्टर इक्वेशंस है, तो इनको इज्जत देनी पड़ेगी वेक्टर इक्वेशंस की तरह। यानी यहां पे अगर मैं ऊपर कोई चीज पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे में कोई चीज नेगेटिव लेना पड़ेगा। अभी सपोज आप क्या करते हैं, नीचे भी पॉजिटिव ले लेते हैं, जी भी पॉजिटिव ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है आपने बनाया हुआ अच्छी बात है, बट मेरा जो तरीका है, ऊपर जो भी चीज है वो पॉजिटिव लूंगा, जो नीचे जो भी चीज है वो मैं नेगेटिव लेने वाला हूं, ठीक है जी। मेरा हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स लगता है तो मैं उसको हमेशा ही नेगेटिव लेता हूं। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक ही जगह जी आ जाएगा, जिसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। आगे बात समझ में? 1 डायमेंशन मोशन से हम लोग 2 डायमेंशन मोशन में स्विच करते हैं फटाफट फटाफट। यहाँ पे क्या हुआ, अब एक बॉल है, उसे मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंका, तो ऑब्वियसली बात है बॉल का जो पाथ होगा पैराबोला होगा और बॉल यहां पर जाकर गिरेगी, तो हॉरिजॉन्टली यहां से यहां तक r डिस्टेंस में गिरी, इसको हम लोगों ने बोला रेंज। यहां पर इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम ऊपर है, जिसको हम लोगों ने बोला मैक्सिमम हाइट, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगा उसे हम लोगों ने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम पीरियड। तो 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2u sin थीटा अपॉन g, रेंज जो होगी वो होगी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। इस रेंज में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर स्पीड सेम रखी जाए तो चाहे मैं थीटा पे फेंकूं चाहे मैं 90 माइनस थीटा पे फेंकूं, रेंज जो मिलेगी मुझे वो हमेशा सेम मिलने वाली है। मैक्सिमम रेंज मुझे कम मिलेगी जब मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर उसको फेंक रहा हूं। आगे बात समझ में? मैक्सिमम हाइट का जो वैल्यू होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आगे बात समझ में? जिस पाथ पे ये बॉल मूव करी है, इस ये एक पैराबोला होगा, तो इस पैराबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मेट और होता है इसका y इज इक्वल टू x tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x अपॉन r, यहाँ पे r रेंज है। तो ये दोनों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली नीचे वाली, ये जनरली वॉल को क्रॉस करने वाली इक्वेशंस में काम में आती है। किसी बॉल को फेंका, वो वॉल के जस्ट टॉप को टच करती हुई दूसरी साइड जाकर गिर गई, तो ये वाली इक्वेशन में वहां पे यूज करने वाला हूं।
अगला देखें, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में क्या होता है? रिलेटिव मोशन में, अच्छा एक स्पीड और जनरल टाइम भी देख ले रहे हैं यहाँ पे। सुनिए, बॉल को मैंने यहां से फेंका यू स्पीड से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, बॉल यहां तक पहुंची। यहां पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी पक्की बात है v इधर की तरफ होगी, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट vx इधर होगा और एक vy इधर की तरफ होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता भाई, ध्यान रखना। अरे हवा थोड़ी चल रही है सवालों में, अगर सवालों में हवा चलने लगी तो फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन हो सकता है, रिटार्डेशन हो सकता है, परंतु हमारे सवालों में आइडियली कोई हवा हवा नहीं चल रही होती है, तो सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होती है वो वेरी करती है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी? अरे u cos थीटा होगी ना, तो इस पॉइंट में भी जो vx है वो कितना होने वाला है? u cos थीटा, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहने वाली है। वर्टिकल डायरेक्शन में t टाइम पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u sin थीटा माइनस ऑफ gt। ये जो माइनस है या प्लस आएगा उसके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। t/2 के बाद तो vy नेगेटिव हो जाता है, t/2 से पहले vy जो है वो पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? रिलेटिव रिलेटिव मोशन क्या होता है बाबा? रिलेटिव मोशन समझ लो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यानी अगर बी ऑब्जर्वर है और वो ए को देख रहा है तो उसको दिखेगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सॉरी, यानी बी खुद को रेस्ट में मानता है और उसको जो ए का वेलोसिटी दिखता है वो दिखता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। कितना दिखता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ऑब्वियसली यहां से देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ए अगर तेज भाग रहा है और बी धीरे भाग रहा है तो बी को ए उसकी रियल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी से थोड़ा धीरे भागता हुआ दिखेगा, यहां से देख सकते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो तेज भागता हुआ दिखता है। यहाँ पे सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनते हैं रिवर प्रॉब्लम की। ये रिवर है, ये एक रिवर है जिसका जो विड्थ है वो w है, दिख रहा है, ठीक है। इसका राइट साइड में वेलोसिटी जो पानी है उसका वेलोसिटी जो है vr है। एक बंदा है जिसको यहां से यहां तक तैर के जाना है और एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाना है, तो बेसिकली उसने वो कूदा vbr से, vbr वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट मान के चलते हैं, एक्सेलरेशन से लेना देना हम लोग यहाँ पे मानकर चलते नहीं है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इसका एक दूसरा नाम होता है स्टिल वाटर में बॉय की वेलोसिटी। क्या? स्टिल वाटर में बॉय की वेलोसिटी। तो मैंने बोला इस लाइन से वो यहां पे थीटा एंगल से कूदा तो वो यहां पर पहुंच सकता है, ऐसे 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 यहां पे कहीं भी पहुंच सकता है। तो नदी पार करने में जो समय लगेगा वो लगेगा w अपॉन वीबीआर कॉस थीटा। कितना लगेगा? w अपॉन वीबीआर कॉस थीटा। मिनिमम टाइम कब होगा? जब कॉस थीटा मिनिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा और कॉस जीरो जो होता है वो 1 होता है। तो जो t मिनिमम होगा वो होगा w अपॉन वीबीआर। अब अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे कूदा तो यहां से पहुंचता पहुंचता यहां पहुंच गया, तो वो इतना आगे पहुंचा, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का जो वैल्यू होता है वो होता है वीआर माइनस वीबीआर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय w अपॉन वीबीआर कॉस थीटा। आगे बात समझ में? अगर उसको जस्ट अपोजिट एंड पर पहुंचना है तो कितने एंगल से कूदे, तो क्या होगा? x का वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दो, x का वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दिया, ये तो हो गया 0, और यहां से साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा वी आर अपॉन वीबीआर। यानी अगर वो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वीबीआर पे कूदे तो जस्ट सामने पहुंच जाएगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो वीबीआर है वो वीआर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये है आपका रिवर प्रॉब्लम। आगे हम लोग समझते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम जो है सिर्फ एक लाइन में खत्म हो जाती है। रेनमैन प्रॉब्लम क्या कहती है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या है? अगर आदमी भाग रहा है तो भागते हुए उसे जो रेन का वेलोसिटी दिखेगा, दिस इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? अगर आदमी खड़ा हुआ है तो वो रेस्ट में हो गया, ऑब्वियसली बात है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या उस रेस्टिंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर काइनेमेटिक्स। एनालिसिस पे चलते हैं फटाफट। चलिए शुरू करते हैं अगला एनालिसिस फ्रिक्शन। फर्स्ट लो क्या बोलता है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसकी स्टेट की चेंज को अपोज करेगी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि कभी भी किसी कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में तो मोशन में रहेगी। यानी कोई बॉडी अगर अनएक्सेलरेटेड तो अनएक्सेलरेटेड रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। सेकंड लॉ समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू, हाँ मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू m इंटू वी वैक्टर। सेकंड लॉ बोलता है
एफ एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर बाय dt, इसको सॉल्व करते हैं, अगर मास कांस्टेंट तो एफ एक्सटर्नल जो होता है वो m इंटू ए वेक्टर, और यहीं से सारे के सारे सवाल सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड लो क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन बट बोथ वर्क ऑन डिफरेंट बॉडीज, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन बट बोथ वर्क ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, सो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगली चीज समझते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करने के लिए एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी का मतलब क्या है, सारे के सारे फोर्सेस शो करेंगे विद डायरेक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, उसके बाद देख लेंगे अगर फोर्सेस डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर है तो रहने देंगे, और अगर पैरेलल एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है किसी पर्टिकुलर एंगल पे है तो उनके कंपोनेंट्स निकालेंगे किधर किधर मोशन के पैरेलल एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालेंगे, उस नेट फोर्स को एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर रख देंगे और सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ठीक है, ऐसा काम हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है हमारा वो आता है ब्लॉक प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है ब्लॉक प्रॉब्लम। तीन ब्लॉक है M1 M2 M3, एक दूसरे इस पे फोर्स लगेगा F, तो ये कांटेक्ट फोर्स R1 इधर लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स R1 इधर लगाएगा, ये आगे वाला कांटेक्ट फोर्स R2 इधर लगाएगा, ये R2 इधर लगाएगा। एक्शन रिएक्शन से कांटेक्ट फोर्स जो होता है हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, कांटेक्ट फोर्स जो होता है हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस वाले पे आगे की तरफ लगा F, पीछे की तरफ लगा R1, तो इसकी इक्वेशन बनी F माइनस R1, वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। इस वाले के लिए हो जाएगी R1 माइनस R2 इज इक्वल टू M2 इंटू ए, और इस वाले के लिए हो जाएगी R2 इज इक्वल टू M3 है। तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसके अलावा एक चीज और भी देख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। ये होती है आपकी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्लॉक प्रॉब्लम। अगला होता है स्ट्रिंग प्रॉब्लम। याद रखिए कोई भी रस्सी जो होती है वो हमेशा एक टेंशन फोर्स लगाती है, टेंशन फोर्स जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से आउटपुट होता है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग होता है। ठीक है, ये तीन ब्लॉक है M1 M2 M3, एक रस्सी ये लगी हुई, एक रस्सी लगी हुई, एफ से इधर खींचा तो ऑब्वियसली बात है इस पर T1 पीछे लगेगा, इस पर T1 आगे लगेगा, इस पर T2 पीछे लगेगा, इस पर T2 आगे लगेगा। इस पे आगे की तरफ बचा F माइनस T1 इज इक्वल टू M1 है, इस पर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2 है, T2 इज इक्वल टू M3 है। तीन इक्वेशन मेरी ऐसे बन जाएंगी, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। ऐसे निकाल लो, ऐसे निकालो, जो पूछेगा वो बता देंगे। अगला हम लोग देखते हैं फटाफट पुली प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक पुली है, एक रस्सी है, एक M1 टिका हुआ है, एक M2 टिका हुआ है। ऑब्वियसली बात है एक नीचे जाएगा, एक एक्सेलरेशन से, तो एक एक्सेलरेशन से एक दूसरा ऊपर जाएगा। M1G लगा नीचे, T ऊपर लगा, M2G लगा नीचे, T ऊपर लगा। मैंने बोला ये नीचे है तो नीचे की तरफ नेट फोर्स बचा M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए, और इसका ये ऊपर जा रहा है तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। दो इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, जो पूछ लेगा मैं निकाल दूंगा। ठीक है, अगला होता है हमारा इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक फ्रिक्शन को मैं जानता ही नहीं हूँ, और तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है वो फिसलता हुआ नीचे आने वाला है, तो यहाँ पे mg हमेशा नीचे लगता है, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, मोशन का डायरेक्शन जो होगा वो इधर की तरफ होगा। तो जो mg है ना तो मोशन के पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, ना परपेंडिकुलर है, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये थीटा हो गया तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा ही है, वो उसको मोशन करवा रहा है, तो mg sin थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ma के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, g sin थीटा के बराबर। अगले टाइप का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे एक पुली है, ऑब्वियसली बात है मुझे पता नहीं कौन किधर जा रहा है, मैंने मान लिया वो नीचे जा रहा है, तो इसका mg इधर, तो एक कंपोनेंट M1G sin थीटा नीचे, T जो लगा, जो टेंशन जो लगेगा वो ऑब्जेक्ट से आउटवर्ड लगेगा, जब भी गया नीचे तो M1G sin थीटा माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 ए। दो इक्वेशन मैंने बना ली और दोनों को सॉल्व कर लूंगा, जैसा मेरे को पूछेगा वो मैं निकाल लूंगा। आगे देखें, ध्यान समझें, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये एक रस्सी है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। इससे ऑब्जेक्ट से आउटवर्ड ऐसे लगेगा और इससे ऑब्जेक्ट से आउटवर्ड ऐसे लगेगा। ये एंगल बीटा है, इसका मास M2G है, तो इधर होगा M2G sin बीटा, ऊपर होगा T, ये नीचे आया तो M2G sin बीटा माइनस T इज इक्वल टू M2A। ऑब्वियसली बात है ये M1G है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा M1G sin अल्फा, और T लगेगा ऊपर, तो T माइनस M1G sin अल्फा इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तो ये दो इक्वेशन मंगे, दोनों को जोड़ दूंगा तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्स से दूसरे को डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास एक्सेलरेशन और टेंशन जो भी पूछेगा वो मैं निकाल लूंगा। समझ में आया। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वेइंग मशीन। तो सबसे पहले अगर वेइंग मशीन में बता दूं आपको, तो वेइंग मशीन जो होती है वो कभी भी आपका वेट नहीं मेजर करती, उस पर आप खड़े होते हैं तो जो कॉन्टेक्ट फोर्स जो लगता है वो मेजर करती है। ठीक है, तो जो आपका जो ट्रू वेट होता है W, वो क्या होता है M इंटू जी। आगे बात समझ में। अब अगर ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, बंदा खड़ा हुआ है तो mg लगा नीचे, वेइंग मशीन पे लगाएगा नॉर्मल और वेइंग मशीन लगाएगी नॉर्मल ऊपर। तो अगर ये बंदा रेस्ट में, तो ये वाला नॉर्मल और mg दोनों बराबर हो गए, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल बराबर था, तो n किसके बराबर आ गया mg के बराबर, तो आपको उसका सही वेट मिल गया। अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर वेइंग मशीन एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ध्यान दीजिए ये वेइंग मशीन है, N1 लगा ऊपर, mg लगा नीचे, इस वेइंग मशीन पे ये नॉर्मल लगा N1, ये N1 ये वाला मेजर करेगी, जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो N1
माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम है, तो जो एन वन हो जाएगा वो एम जी प्लस एम है, तो उसको हैवी बताएगी। अगर वेइंग मशीन नीचे आ रही है तो एम जी लगेगा नीचे, एन टू लगेगा ऊपर, तो बॉय के लिए एम जी माइनस एन टू, एम जी माइनस एन टू इज इक्वल टू हो जाएगा एम है, तो एन टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी माइनस एम है, तो आपका ट्रू वेट तो कितना है एम जी, बट कितना बताया एम जी माइनस एम है, तो आपको हल्का बताएगी। तो ये होता है वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट, ध्यान समझिए आगे। हाँ, सूडोफोर्स समझ लीजिए। सूडोफोर्स क्या होता है, जब भी आप किसी एक्सलेटेड फ्रेम में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, जब भी आप किसी एक्सलेटेड फ्रेम में बैठ जाएंगे तो वो फ्रेम जो है वो आपके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, रेस्ट में, वो फ्रेम तो आ जाएगा आपके रेस्पेक्ट में, बट उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर आपको सवाल सॉल्व करने के लिए एक सूडोफोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका जो डायरेक्शन होगा फ्रेम के एक्सेलरेशन का अपोजिट होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। कितना होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो ये एक फ्रेम था जो एक स्टेशन से आगे जा रहा था, एक एम मास का ब्लॉक था जो इसके अंदर पड़ा हुआ था, अगर आप इसके अंदर आके बैठ गए तो आपको ये फ्रेम तो जो आ जाएगा वो आपके रेस्पेक्ट में, रेस्ट में आ जाएगा, बट आपको ऑब्जेक्ट जो है उस पे पीछे की तरफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन फ्रेम एक सूडोफोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी से सवाल होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। कभी भी एक बॉल है एम मास की भी वेलोसिटी से ऐसे आ रही है, टकरा के ऐसे जा रही है, नॉर्मल से एंगल ये थीटा था तो नॉर्मल से एंगल भी थीटा था, तो बेसिकली जो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस एम वी कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस एम वी कॉस थीटा। बॉल का चेंज में मोमेंटम में चेंज होगा वो माइनस टू एम वी कॉस थीटा होगा, तो जो फोर्स लगेगा अगर डेल्टा टी में हो रहा है तो माइनस टू एम वी कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये बॉल पे फोर्स हो गया, जो वॉल है दीवार उस पर जो फोर्स लगेगा वो इक्वल लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जो नेट फोर्स होगा वो होगा ट्वाइस एम वी कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी। याद रखिएगा जो थीटा है वो नॉर्मल से एंगल है, दीवार से एंगल नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। हाँ, स्प्रिंग फोर्स समझ लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। स्प्रिंग फोर्स क्या बोलता है, अगर स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ये अगर अपनी नेचुरल लेंथ पर है तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती, अगर मैंने इसको खींच के थोड़ा आगे ले गया तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से अगर एक्स एक्सपेंड हो गई है तो ये फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ इजिकल टू माइनस ऑफ के एक्स, एफ इजिकल टू के एक्स। के जो है उसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, एक्स जो है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये नेचुरल लेंथ है तो यहां से अगर एक्स आगे लगेगा तो फोर्स इधर लगेगा, कंप्रेस किया तो एक्स जो के एक्स है वो अपोजिट लगेगा, यानी जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। इंपल्स जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम या इंटीग्रेशन ऑफ dt को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिएगा। इस स्प्रिंग के लिए ध्यान रखिएगा, अगर ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, एक उसका जो लेंथ था पहले k इंटू एल था, उसे मैंने L1 और L2 में तोड़ दिया, तो ध्यान रखिएगा k इंटू एल इज इक्वल टू k1 इंटू L1 इज इक्वल टू k इंटू L2, ये कांस्टेंट रहता है। k इंटू एल का जो मल्टीप्लीकेशन वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। फटाफट समझ लिया। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होती है या रिलेटिव मोशन होता है तो हमेशा एक कांटेक्ट फोर्स, सरफेस के पैरेलल कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। अगर रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन हो नहीं पा रहा है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है जीरो से लेकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू, यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो जो बॉडी है वो दूसरी कांटेक्ट बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहती है, और उस टाइम जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। बट अगर और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो एन है उन दोनों सर्फेसेस के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स होता है, जो एन है उन दोनों सर्फेसेस के बीच का कांटेक्ट फोर्स है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगता है तो बीच में जो रगड़ लगती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका जो वैल्यू होता है फिक्स होता है, वो जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के जो है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नॉर्मल तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। समझ में आया? देखिए नहीं, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एनएलएम एंड फ्रिक्शन। चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में हम लोग सबसे पहले समझते हैं वर्क क्या होता है। वर्क क्या है, ध्यान दीजिए, वर्क क्या है। हाँ, ये एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स एफ लगा इधर और ब्लॉक भागता हुआ यहां पहुंचा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो जो वर्क होगा वो होगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी एफ एस कॉस थीटा, यूनिट न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर या जूल, और ये ऑब्वियसली बात है कि स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा एक्यूट एंगल है लेस देन 90 तो कॉस पॉजिटिव होता तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। थीटा ग्रेटर देन 90 यानी ऑप्टिक्स एंगल है तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और थीटा 90 है तो वर्क डन जो होने वाला है वो जीरो होने वाला है। आगे बात समझ में, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज होती है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ध्यान समझ लीजिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। देखिए एक मिनट रुक जाइए। अगर यार देखो सीन ऐसा है, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा सीन है कि जो फोर्स है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, तो जो और बॉडी को वो x1 से x2 मूव कर रहा है, तो जो वर्क होगा dw वो होगा फंक्शन ऑफ x फोर्स इंटू dx का इंटीग्रेशन x1 से x2, ये होता है वर्क डन। ऐसे सवाल बनते हैं नीट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगला चीज समझ लेते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, वो ये नेचुरल लेंथ थी, वो अभी ऑलरेडी मेरे को x1 पे मिली है, यहाँ से खींचते हुए यहाँ लेके गए तो वो नेचुरल लेंथ से x2 पे आ गई, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो होगा हाफ ऑफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर। अगर मैं इसे नेचुरल लेंथ से खींचूं तो x1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, नेचुरल लेंथ से खींचते हुए अगर मैं x तक लेके गया तो जो वर्क डन जो हो जाएगा वो जाएगा माइनस ऑफ हाफ के x स्क्वायर। हम जनरली ये याद रखेंगे कि अगर एक स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ से या तो मैं उसे x कंप्रेस कर रहा हूं या मैं उसे x एक्सपेंड कर रहा हूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो होगा माइनस ऑफ हाफ के x स्क्वायर, ठीक है भाई। अगला हम लोग समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर कोई बॉडी जिसका मास m है और v स्पीड में मूव कर रही है तो जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, यूनिट जो होगी वो जूल होगी और स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन पूछा जाता है, उसके सवाल भी आते हैं, उसमें चेंजेस वाले सवाल आते हैं, वो एक बार समझा दूंगा मैं आपको, फटाफट ध्यान दीजिए। तो जो P होगा वो होगा रूट ओवर ट्वाइस एम के, P जो होगा वो होगा रूट ओवर ट्वाइस एम के। जो P है वो मोमेंटम है, 2 तो 2 है, m जो है मास और जो k है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अभी यार अगर कोई भी चीज चेंज की जाती है तो दो तरह से चेंज होती है। अगर बोला उसने x1 चेंजेस टू x2, यानी x1 है वो x2 हो गया है, ठीक है, और अगर उसने बोला x1 चेंजेस बाय x2, चेंजेस बाय x2, x1 चेंजेस टू x2 का मतलब क्या है, x1 था अब x2 हो गया है, ठीक है, x1 चेंजेस बाय x2। अगर उसने बोला इंक्रीज्ड बाय x2 तो आगे जो फाइनल है उसका वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी कितने से चेंज हुआ है, x1 x2 से चेंज हुआ है। अगर इंक्रीज्ड बाय x2 तो फाइनल जो चीज होगी वो x1 प्लस x2 होगी, और डिक्रीज्ड बाय x2 अगर है तो फाइनल जो चीज होगी होगी x1 माइनस x2। उसके सवाल और परसेंटेज चेंज के सवाल आपके आ जाते हैं, ठीक है, समझिएगा। इस टाइप के सवाल मैंने वन शॉट में कराए हुए हैं, आप इसी चैनल पे वन शॉट ढूंढ सकते हैं, नीट का वर्क पावर एनर्जी का, वहां मिल जाएंगे, वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी वर्क डन है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर ग्रेविटी के थ्रू वर्क डन है, नॉर्मल के थ्रू वर्क डन है, टेंशन के थ्रू वर्क डन है, स्प्रिंग के थ्रू वर्क डन है, फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम फाइनल स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर। तो ये होती है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स जिसके थ्रू जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस जिनके थ्रू जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, लाइक फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टेंस, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आगे बात समझ में, अगला हम लोग समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जनरली बच्चों वाली डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी सिस्टम में सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है, तो फिक्स पोजीशन की वजह से जो उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा नहीं है, जनरली हम लोग को ये याद रखना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यू फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यू इनिशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर मैंने कोई ग्राउंड जीरो लिया है, ग्राउंड जीरो पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ले रहा हूं जीरो, उस ग्राउंड जीरो से h हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh होती है, और उससे d डेप्थ नीचे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो माइनस mgt होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला मैंने, अगर मैंने कोई ग्राउंड जीरो डिफाइन कर दिया, क्या किया मैंने, कोई ग्राउंड जीरो डिफाइन कर दिया, उस ग्राउंड जीरो पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या ले रहा हूं जीरो, उससे h हाइट ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी लूंगा प्लस mgh लूंगा, और उससे d डेप्थ नीचे जो है मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लूंगा, माइनस mgd। ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा ध्यान रखिए, स्प्रिंग अगर मैंने स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया हुआ है, अब स्प्रिंग एक्स कंप्रेस्ड है, एक्स एक्सपेंडेड है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को मैं लेने वाला हूं हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। रिलेशन समझ लेते हैं फटाफट, रिलेशन समझ लेते हैं फटाफट, जिसके सवाल आपके बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। हाँ,
रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल माइनस ऑफ वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स बोला था मैंने, तो कंजर्वेटिव फोर्स के तो जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ सी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो एफ सी इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। एफ सी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। ध्यान से समझ लीजिएगा, एफ सी जो होता है वो क्या होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। ये जरूरी है, यहाँ पे यू जो है वो आर का फंक्शन होना चाहिए, यू जो है वो आर का फंक्शन होना चाहिए। यहीं से हम लोग इक्विलिब्रियम निकालते हैं। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कहाँ, जहाँ पे फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो कहाँ होगा जहाँ पे डी यू बाई डी आर जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी मैं निकाल लेता हूं। एक मिनट रुक जाइए, यहीं पे कहीं निकाली हुई होंगी। तो देखिए इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले क्या करें आप, क्या निकालने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले निकालने वाले इक्विलिब्रियम कहाँ होगा जहाँ फोर्स जीरो होगा, जहाँ पे डी यू बाई डी आर जीरो होगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पे अनस्टेबल होगा, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना आता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये रिलेशन होता है एफ सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। बट यहाँ पे जरूरी है कि जो यू है वो किसका फंक्शन है, यहाँ पे जो यू है वो किसका फंक्शन है, यू जो है वो ओनली आर का फंक्शन है। अगर यू आर का फंक्शन नहीं है, यू एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, यू एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, तो हम डेल ऑपरेटर में डील करते हैं। फटाफट देखिए वो कैसे काम करेंगे उस, हाँ डेल ऑपरेटर में डील करते हैं। यानी यू जो है सपोज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट यू का मतलब क्या है, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, ये माइनस ये वाला है, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल जेड, के कैप आई कैप जे कैप के कैप में डील कर लेंगे। डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऐसा मान के चलो वाई और जेड कांस्टेंट है। डेल यू बाय डेल वाई का मतलब क्या है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऐसा मान के चलो एक्स और जेड कांस्टेंट है। डेल यू बाय डेल जेड का मतलब है जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऐसा मान के चलो कि एक्स और वाई कांस्टेंट है। फॉर्मूले में रखेंगे, सीधा सीधा हम लोग यहाँ से काम कर लेंगे। तो बेसिकली अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है यहाँ पे इस टाइप से एक्स वाई जेड के फंक्शन है, तो हम लोग सीधा सीधा वहां पे क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे हम लोग समझते हैं। देखिए पावर समझने से पहले हम लोग सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यार अगर सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी ना तो मेरे पास कोई फ्रिक्शन है ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस है, तो जो सिस्टम है उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहता है वो कंजर्व रहता है। यानी कुछ भी घटना हुई तो घटने से पहले टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मैं बात करूं तो मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी घटना से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू घटना के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टाइप से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, बट कब करेंगे, तब करेंगे जब सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सारे फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं। पावर, पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क P इज इक्वल टू W अपॉन T, यूनिट जूल पर सेकंड, या वॉट स्केलर क्वांटिटी, 1 हॉर्स पावर में जो होती है 746 वॉट होती है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर, V वेक्टर सॉरी, P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क पावर एनर्जी। फटाफट स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। देखिए अगला स्टार्ट करते हैं फटाफट, सेंटर मास एंड कोलिजन। ठीक है, जल्दी देखिए, हम मोटा मोटा ये मानते हैं, अभी बहुत डीप में नहीं जा रहा। सेंटर मास क्या है, हम लोग अपने कोई भी बड़ा सा ऑब्जेक्ट है कैलकुलेशन करने के लिए पॉइंट चूज कर लेते हैं पर्टिकुलर कैलकुलेशन के साथ, वो सेंटर मास है। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, डिस्क्रीट मास सिस्टम होता है, कंटिन्यूस मास सिस्टम होता है। डिस्क्रीट मास सिस्टम में सारे के सारे पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, उसका सेंटर मास कैसे निकालना है, सपोज कोई पार्टिकल है, सपोज कोई पार्टिकल इसका मास m1 है, कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, कोई पार्टिकल इसका मास m2 कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, ऐसे ही कोई पार्टिकल इसका मास m3 कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 है। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम है, मैंने बोला बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऐसे, तो ओवरऑल जो सिस्टम है उस ओवरऑल सिस्टम का जो सेंटर मास होगा वो होगा x कोऑर्डिनेट जो होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी टाइप से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, और इसी टाइप से z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। ठीक है, अगर मेरे पास एक कंटीन्यूअस मास सिस्टम है, तो कंटीन्यूअस मास सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, उस पॉइंट को एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं, और स्मॉल एलिमेंट इतना होता है कि मैं उसे एज अ पॉइंट डील कर सकता हूं। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं x, y, z, और उसका स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल लेते हैं। मैंने बोला मास कितना हो गया dm। तो अब जो बॉडी है उस बॉडी का सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, y cm होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, और जो z cm होगा इंटीग्रेशन ऑफ z dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। आगे बात समझ में, जिसे एक रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ l है, उसका सेंटर मास जो होगा ऑब्वियसली बात है वो उसका मिडिल पॉइंट होगा l/2 होने वाला है। ठीक है, अगर रॉड की कुछ डेंसिटी है, वेरिएबल डेंसिटी है, डिपेंड कर रही है लेंथ पे, तो उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है तो यहाँ से वो होता है 2r अपॉन पाई पर। ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क है तो वो यहाँ से होता है 4r अपॉन 3 पाई पर। हेमिस्फेरिकल शेल है तो वो यहाँ से होता है
r/2 पर। सॉलिड हेमीस्फीयर है तो वो यहां से होता है 3r/8 पर। सॉलिड कौन है तो बेस सेंटर से होता है जिसका हाइट h है तो h/4 पर। यहाँ पे r जो है वो रेडियस है। अगर होलो कोन है तो वो अगर उसकी हाइट h तो यहां से होता है वो h/3 पर। ठीक है, इस टाइप से इन बॉडीज का सेंटर मास आपको याद होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया था। अब अगर आपको बोला कि दो अलग अलग रिजिड बॉडीज हैं का सिस्टम, उसका सेंटर मास कैसे निकालना है, तो एक रिजिड बॉडी ये है, एक रिजिड बॉडी ये है और एक रिजिड बॉडी ये है। इनका सेंटर मास मुझे निकालना है, ओवरऑल सिस्टम का बोल रहा हूं मैं। तो पहले इस सेपरेट रिजिड बॉडी का सेंटर मास निकालिए C1, जिसे मैंने बोला उसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1। इस सेपरेट बॉडी का सेंटर मास निकालिए जो है C2, कोऑर्डिनेट जो है उसके वो x2 y2 z2 हो गए और ऐसे C का निकालेंगे। अब इनका सारा का सारा मास यहाँ पे सेंटराइज मान लो, इसका सारा का सारा मास यहाँ पे सेंटराइज मान लो, इसका सारा का सारा मास यहाँ पर सेंटराइज मान लो। ऐसा करने पर क्या होगा, ये जो है वो एक डिस्क्रीट सिस्टम की तरह काम करेगा। जब डिस्क्रीट सिस्टम की तरह काम करेगा तो इस सिस्टम का जो सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट होगा ओवरऑल वो हो जाएगा m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3। उसी टाइप से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा और उसी टाइप से z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी सा सवाल है। यहाँ पे बोला इस लैमिना का निकालो, तो यार ये एक तो सेमी डिस्क हो गया और ये स्क्वायर हो गया, तो इसका यहाँ से एकदम मिड पॉइंट पर होगा और इसका यहाँ पे 4r/3 पे होगा। इसका सारा का सारा मास यहाँ पे सेंटर मान लेंगे, इसका यहाँ पे सारा का सेंटर मान लेंगे और इजीली इस सिस्टम का सेंटर मास हम लोग निकाल सकते हैं। यहीं से कैविटी प्रॉब्लम है, कैविटी प्रॉब्लम का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, इसका आंसर बिल्कुल याद रख लेना कि भैया एक r रेडियस का डिस्क था, उसमें से r/2 रेडियस का डिस्क निकाल के रख दिया, तो सेंटर मास इस वाली लाइन पे यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो यहां से कितना हो जाएगा, a/6 हो जाएगा। ठीक है, यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/6। ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत आता है। मोशन ऑफ सेंटर मास, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 है, m2, m3, m4, उनके मासेस, उनका वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 है, तो जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर मास का जो वेलोसिटी होगा वो होगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, उस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m3। इस टाइप से सेंटर मास का वेलोसिटी सेंटर मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 कर देंगे। r1 r2 r3 के अलग अलग पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आने वाला है आपके। ये एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, उस पे एक प्लैंक रखा हुआ है, एक बंदा है वो यहाँ पर था, वो यहाँ से चलता चलता यहाँ पहुंच गया, तो प्लैंक कितना खिंच जाएगा, प्लैंक जो है दूसरी साइड में कितना निकल जाएगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखें, m1 d1 वेक्टर प्लस m2 d2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। m1 पहली बॉडी का मास, d1 वेक्टर ग्राउंड पर रेस्पेक्ट में पहली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, m2 दूसरी बॉडी का मास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेकंड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। वो इजीली आप इस वाले फॉर्मूले से इस सवाल को कर सकते हैं। ये पूरा वन शॉट मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और यूज आता है कि प्रोजेक्टाइल उसे मैंने फेंका तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर फट गया, तो यह भारी पार्टिकल एक कहीं गिरा, हल्का पार्टिकल कहीं गिरा, मुझे मतलब नहीं है, बट जो ओवरऑल जो सेंटर मास है वही गिरने वाला है जहां पर प्रोजेक्टाइल जाके गिरता, अगर वो फूटता नहीं तो। आगे बात समझ में? अगला पार्ट है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन। मोमेंटम कंजर्वेशन में समझ लें कि हमारा न्यूटन का सेकंड होता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी वेक्टर बाय डीटी। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो डीपी 0 होने वाला है, तो यानी मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। यानी अगर किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका नेट मोमेंटम, सिस्टम का नेट मोमेंटम जो रहता है वो कंजर्व रहता है, यानी घटना से पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू घटना के बाद का मोमेंटम। आगे बात समझ में? बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे बंदूक का बनता है, बंदूक का मास m1 है, गोली का मास m2 है, दोनों रेस्ट में थे, एक तो से गोली चली, बंदूक v1 से पीछे गई, गोली v2 से आगे गई, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया, फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा बंदूक का हो जाएगा माइनस mv1, गोली का हो जाएगा mv2। यहां से आराम से निकाल सकते हैं। इसी टाइप का सवाल है कि गोली जो है वो एक ब्लॉक में जाके घुस गई, तो यहाँ पे इसका उसका कोलिजन हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम इसका तो हो जाएगा m1 u1, ये रेस्ट में तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम दोनों के दोनों अगर एक दूसरे से स्टक हो गए, दोनों के दोनों v1 से आगे जा रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v या v2 जो भी निकाल रहे हैं हम लोग। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए जल्दी से। तो इस टाइप से मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा सा सवाल बनता है आपका कि एक बॉम्ब है, उसका मास सपोज m है, वो एकदम से ब्लास्ट हुआ, एक टुकड़ा m1 मास का p1 वेक्टर से गया, एक टुकड़ा m2 मास का p2 वेक्टर से गया। p1 वेक्टर p2 वेक्टर दोनों जो थे वो परपेंडिकुलर, तो तीसरे का वेलोसिटी फाइंड करना था। मैंने बोला तीसरे का मास जो गया m3 हो गया, उसका जो मोमेंटम हो गया p3 वेक्टर हो गया। इनिशियली जो बॉम्ब था वो रेस्ट में था, जो बॉम्ब है वो रेस्ट में है, तो उसका अगर वो फटा है तो जो सारे के सारे इनिशियली रेस्ट में फटा है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा है, और इंटरनल फोर्सेस की वजह से फाइनल वेलोसिटीज मिली अलग अलग पार्टिकल्स को या फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम तो कितना हो जाएगा 0, फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर हो जाएगा। p1 वेक्टर p2 वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने हमें पता है, तो उनका वेक्टर सम क्या आ जाएगा, तो p3 का मैग्नीट्यूड हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में?
ये एक मैक्सिमम कंप्रेशन का सवाल बनता है। यहाँ पे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे और फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कोलिजन 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 दो टाइप का कोलिजन होता है, एक हेड ऑन कोलिजन होता है और एक ऑब्लिक कोलिजन होता है। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग होता है। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, जब दो बॉडीज आपस में टकरा रही है तो वो एक दूसरे पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, जब दो बॉडीज आपस में टकरा रही होती है तो लाइन ऑफ इंपैक्ट और वेलोसिटी जो होती है वो पैरेलल होती हैं या एंटी पैरेलल होती है, व्हाटएवर, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन में क्या है, वेलोसिटी तो ऐसे ऐसे टकराई तो लाइन ऑफ इंपैक्ट का डायरेक्शन तो ये हो गया, नॉर्मल का डायरेक्शन वो ऐसे चली गई तो ये हो जाएगा आपका ऑब्लिक कोलिजन। आगे बात समझ में। हेड ऑन कोलिजन में सबसे पहला वाला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। एक बॉडी है, हेड ऑन कोलिजन ले रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा समझ लेते हैं। एक बॉडी है मास m1, दूसरी बॉडी मास m2, ये u1 वेक्टर से जा रही है, u2 वेक्टर से जा रही है, दोनों टकराई, टकराने के बाद पहली बॉडी का वेलोसिटी v1 हो गया, दूसरी वाली बॉडी का वेलोसिटी v2 हो गया। तो टकरा रहे हैं तो अगर दोनों बॉडी को एक ही सिस्टम मानो तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगा रही है, यानी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे कितना है, 0 है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। यानी पहले का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, और बाद का मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे एक चीज होती है एनर्जी न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, उसका वैल्यू होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू ई को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और अगर हमारा इलास्टिक कोलिजन है तो ई का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, ध्यान रखिएगा। इलास्टिक कोलिजन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। आगे बात समझ में। दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन एज इट इज लगा सकते हैं, बस जो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन है उसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में रहता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती है, लॉस होती है, और लॉस जो हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तीसरा होता है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वही इसमें क्या होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मोमेंटम कंजर्वेशन एज इट इज लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। जब ये चीज 0 हो गई तो v2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉडीज की सेम हो जाएंगे, दोनों बॉडीज आपस में चिपक के चलना स्टार्ट कर देती हैं, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी का जो होता है वो लॉस होता है, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन में क्या है, देखिए अगर ये टकराएंगी तो इनका जो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये होगा, इसका वेलोसिटी ऐसे है और इसका वेलोसिटी ऐसे है, तो क्या हो गया, लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है वेलोसिटी का लॉन्ग नहीं है। टकराने के बाद एक बॉडी इधर गई, दूसरी बॉडी इधर गई, तो क्या करेंगे यार, अगर इसका वेलोसिटी v1 इधर है, ये एंगल θ1 है, इसका वेलोसिटी v2 इधर है, ये एंगल θ2 है, तो इस वाली बॉडी का मोमेंटम x के अलॉन्ग y के अलॉन्ग निकाल लेंगे, इस वाली बॉडी का मोमेंटम x के अलॉन्ग y के अलॉन्ग निकाल लेंगे, और इनिशियल दोनों का मोमेंटम जो है वो x के अलॉन्ग है। तो क्या करेंगे, x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन का लगा देंगे और y एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये चीज याद रखना, फॉर ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 आफ्टर कोलिजन, अगर दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं। अगर दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं तो θ1 प्लस θ2 जो होता है वो 90 होता है ऑब्लिक कोलिजन में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका कोलिजन। अब स्टार्ट करते हैं हम अगला चैप्टर, पहले एसएचएम करते हैं। हाँ भाई देखिए फटाफट सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, कोई भी फोर्स है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन में भाई देखिएगा, ऑसिलेटरी मोशन में जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स की पावर एन होना चाहिए। यानी एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से अगर एक्स डिस्प्लेस किया तो फोर्स की टेंडेंसी हमेशा उसे मीन पोजीशन में लाने की होनी चाहिए, और वो एक्स रेज़ टू पावर एन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जो एन जो है वो वहां पे इवन नहीं हो सकता, जो वहां पे एन जो है वो इवन नहीं हो सकता, ये हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। और अगर एन का वैल्यू 1 है तो वो हो जाएगा हमारा एसएचएम, यानी वहां पे एफ इज प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो होता है माइनस ऑफ एक्स। आगे बात समझ में, तो जो एफ इज प्रोपोर्शनल टू वहां पे हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, अब देखिए जैसे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, सुनिएगा ध्यान से, ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ पे थी, इसको मैंने ऐसे खींचा और छोड़ दिया, तो पहले ये यहाँ से यहाँ पहुंची यानी यहाँ पे आ गई, वापस ये यहाँ से यहाँ पहुंची यानी यहाँ पे यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ पहुंची यानी यहाँ पे यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ पहुंची यानी वापस यहाँ से यहाँ आ गई, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो ये जो मीन पोजिशन उसकी टू एंड फ्रो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजिशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर या इधर, वो होगा मेरा एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या होगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन या 2 पाई बाय टी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, बट एसएचएम की इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एसएचएम का जो जनरल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का एक्स, वो क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव होती है फेज, और फाइव को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। आगे बात समझ में, यानी अगर यहाँ पे इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाए तो इस टाइप का होना चाहिए,
ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा t। यहाँ पे x लूंगा और यहाँ पे मैं t लेने वाला हूँ, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। चेंज किया मैंने तो v का एक फॉर्मूला और बन गया, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मीन पोजीशन पे x जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी v इज इक्वल टू ए ओमेगा। एक्सट्रीम पे जो है x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस ए, नेगेटिव एक्सट्रीम पे हो जाएगा माइनस ए, तो यहाँ पे प्लस ए डाल दो या माइनस ए डाल दो तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूं मैं, तो v इक्वल टू कितना था, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया मैंने तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, या इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। समझ में आया। मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और एक्सट्रीम पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा तो इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा जो ओमेगा का जो वैल्यू है वो है रूट ओवर के बाय एम, जो के है उसे हम लोग बोलते हैं एफ इजिकल टू एक्स में के क्या होता है, रीस्टोरिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं हम लोग, रीस्टोरिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग में तो जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, तो वैसे भी कोई फोर्स है तो उसका एक्स का कोएफिशिएंट है उसे हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग कांस्टेंट। तो जो ओमेगा का वैल्यू जो है वो हो जाएगा रूट ओवर के बाय एम। आगे बात समझ में, ठीक है। देखिए आगे समझिए फटाफट। अब यहाँ पे अगला काम होता है हमारा एनर्जीज की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वी का वैल्यू हमें पता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स अगर 0 होगा मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी हाफ के ए स्क्वायर, और एक्सट्रीम पे जो एक्स है प्लस माइनस ए हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका जो ग्राफ होगा, अगर इस एक्सिस पे मैं काइनेटिक एनर्जी लूँ, इस एक्सिस पे मैं एक्स लूँ, तो माइनस ए पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम वापस से 0। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। कितनी होती है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना था, ए साइन ओमेगा टी, तो लिख सकता हूँ मैं हाफ ऑफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। एक्स इज इक्वल टू 0 है, मीन पोजीशन है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी 0, और एक्सट्रीम में तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस है तो यू मैक्स होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, प्लस माइनस हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, उसका वैल्यू होता है हाफ ऑफ के स्क्वायर, तो ये हो गई टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये वाली तो हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये वाली हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, कांस्टेंट ये हो गई आपकी टोटल एनर्जी। ग्राफ ध्यान रखिएगा, आगे बात समझ में, ठीक है। आगे देखिए टाइम पीरियड्स कैसे निकालें, सुनिएगा ध्यान से। अगर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड मुझे निकालना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास जो एम है, ये नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा खींचा मैंने और यहाँ पे लाके देखा तो फोर्स इधर लगा, एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, के एक्स। तो ये जो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी इजिकल टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, जो टाइम पीरियड है, अगर स्प्रिंग ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में है तो भी टाइम पीरियड टी इजिकल टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के ही रहने वाला है, और अगर किसी पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन पे, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा जब कर रही है इस टाइप से, तो भी टाइम पीरियड जो है 2 पाई रूट ओवर एम बाई के ही रहने वाला, ये चेंज नहीं होता है। अब ये चीज समझाई मैंने, एक स्प्रिंग थी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, लेंथ एल थी, तो के इंटू एल इजिकल टू कांस्टेंट को से 3 पार्ट में तोड़ दिया, एल बाय एन एल बाय एन एल बाय एन, इसका हो जाएगा के बाय के डैश के डैश के डैश। तो ध्यान रखिएगा के इंटू एल इजिकल टू के डैश इंटू एल बाय एन, तो के डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन इंटू के। आप चीज ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो स्प्रिंग है इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये आपस में इस टाइप से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे जो के इक्वलेंट हो जाएगा, जो के इक्वलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा k1 प्लस k2, तो टाइम पीरियड जो होगा वो t इक्वल 2 पाई रूट ओवर m बाय के इक्वलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, k1 प्लस k2, ठीक है। ये वाला जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, ये दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 1 बाय के इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2, टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m बाय के इक्वलेंट होने वाला है, ठीक है। देखिएगा आगे, हाँ। अब ये सिंपल पेंडुलम है, देखिए सिंपल पेंडुलम में यहाँ पे एंगुलर एसएचएम करेगा, ये ग्रेविटेशनल रीजन में ऐसे है, इसको उठाया यहाँ पे लाया और छोड़ दिया, तो ये इस
मीन पोजीशन के आजू बाजू टू एंड फ्रो एसएचएम परफॉर्म करने वाला है। स्प्रिंग जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ एल है, तो जो टाइम पीरियड है वो कितना होने वाला है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ध्यान रखिएगा टी इज इक्वल 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, अब यार यहाँ पे इसके अलग अलग केसेस बन जाते हैं। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो क्यू लगा ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ जो नेट फोर्स बचा वो कितना बचा एम जी माइनस क्यू। ये तो जी इफेक्टिव जो हो जाएगा एम से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा जी माइनस क्यू बाय एम। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा टी पाई रूट ओवर एल बाय जी इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा जी माइनस क्यू बाय एम। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो एम जी तो नीचे लग ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यू भी लगेगा, तो क्यू प्लस एम जी हो जाएगा नीचे की तरफ नेट फोर्स, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस क्यू बाय एम। तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी इज इक्वल 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी प्लस क्यू बाय एम। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए, ये एक कंपाउंड पेंडुलम है। कंपाउंड पेंडुलम मतलब कोई भी ज्योमेट्री किसी पर्टिकुलर एक्सिस से टक किया और ऐसे छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे एसएचएम करेगी, तो टाइम पीरियड जो होने वाला है वो होने वाला है टी इज इक्वल 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम जी डी। आई क्या है, आई है जिस पर्टिकुलर एक्सिस पे मैंने टक किया है उसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर है और सेंटर ऑफ मास जो जहां पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम जी। इस फॉर्मूले को प्लीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये रिंग थी वहां से टक किया और ऐसे ऐसे एच एम किया, तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा ये 2 mr²। ठीक है, mr² प्लस mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2 mr², और जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा आर। तो यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। एक टॉर्सनल पेंडुलम है, एक बहुत ही रिजिड सा वायर है, नीचे डिस्क लगा दी, उसको ऐसे हल्का सा घुमाया और छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो होता है सी थीटा। सी को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट। तो जो टाइम पीरियड हो जाता है वो हो जाता है टी इक्वल 2 पाई रूट ओवर आई बाई सी। जो आई है वो जो नीचे वाला पॉइंट है वो उसके रेस्पेक्ट में ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा ना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और जो सी है वो होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। आगे बात समझ में। तो ये था आपका एसएचएम। ठीक है, ये था आपका एसएचएम। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये एक फ्री M1 है, एक एम के स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग से है, ये एक M2 इनको दबाया और छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होगा वो होगा टी इक्वल 2 पाई रूट ओवर म्यू बाय के। जो म्यू है उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास का जो वैल्यू होता है वो होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। कितना होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए आगे समझ लेते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होगा, रोटेशनल मोशन में किसी फिक्स्ड या फिक्स ना भी हो, रोलिंग अगर हम लोग देख लें, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग सर्कल के अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेंगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसकी रोटेशन स्टेट में चेंज होने को अपोज करे। यानी अगर वो रेस्ट में, तो रेस्ट में से एकदम से रोटेट होने को अपोज करेगी, रोटेट हो रहा है तो रुकने को अपोज करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी डिस्टेंस r है, तो उस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I इज इक्वल टू mr²। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी डायरेक्ट जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो r1 m1 r2 m2 का r2 है, m3 का r3 है। जो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये तो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क्रीट मास सिस्टम का। अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम की बात नहीं करूं मैं बात करता हूं आपकी कंटिन्यूअस मास सिस्टम की। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है, ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस मास सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस छोटे से एलिमेंट का मास निकाल लेंगे डीएम। जिस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वहां से हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे आर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीएम इंटू आर स्क्वायर, उसे इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। तो हमारे पास उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। जितनी भी रिजिड बॉडीज हैं वो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग को यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं आगे कैसे काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए फटाफट क्या होगा आगे। देखिए, हाँ, आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझाने से पहले मैं आपको फॉर्मूलाज याद करवा देता हूं। जैसे कोई भी सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। ठीक है, अगर एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के सेंटर से पास होने वाले किसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²।
ठीक है। कोई एक रिंग है, तो रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा mr²। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई रिंग है, कोई अगर रिंग है, तो रिंग के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। ठीक है, जो होलो जो रिंग का होगा mr², वही एक होलो सिलेंडर का होगा। जो डिस्क का है वही सॉलिड सिलेंडर का होगा, उनके खुद के एक्सिस के अबाउट। आगे बात समझ में? यानी होलो सिलेंडर का हो जाएगा mr², और आपका जो सॉलिड सिलेंडर है उसका हो जाएगा, आपका सॉलिड सिलेंडर जो है उस सॉलिड सिलेंडर का हो जाएगा, एक मिनट, सॉलिड सिलेंडर का ये हो जाएगा आपका mr²/2। एक रॉड है, अगर वो रॉड जो है वो सेंटर ऑफ मास से और लेंथ के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12। और इस एंड पॉइंट के अबाउट ऐसे से रोटेट कर रही है तो हो जाएगा ml²/3। ठीक है, यहाँ पे दो रॉड है तो इसका भी ml²/3, ml²/3 2ml²/3। ठीक है, आगे बात समझ में? आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, आपके पास क्या है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ma²/12। और इस एक्सिस के अबाउट जो प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर मास से जा रहा है उसके अबाउट हो जाएगा ma²/6। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर एक तरफ a है और एक तरफ b है तो ma² + b²/12, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपका क्यूबाइड का हो जाएगा ma² + b²/12। ठीक है, और रेडियस ऑफ गायरेशन समझने से पहले किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट अगर मुझे निकालना होता है, मुझे क्या करना है, किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो मेरे पास दो थ्योरम्स है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं पहले। ये एक 2D ज्योमेट्री है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो 2D ज्योमेट्री के लिए सॉरी, जो आई जेड होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई होगा, आप ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ 2D ज्योमेट्री के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ज्योमेट्री चाहे 2D हो चाहे 3D हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और ये दूसरा एक्सिस है जो इस एक्सिस से d डिस्टेंस पर है, इसको मैंने बोल दिया एक्सिस ए बी। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आई ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा IC + md²। d जो है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम लोग किन्हीं भी दूसरे एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होने वाला है फोर्स, टॉर्क होने वाला है फोर्स इनटू आर्म लेंथ, टॉर्क जो होने वाला है वो होने वाला है फोर्स इनटू आर्म लेंथ। ठीक है, सपोज ध्यान दीजिए, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई Q पॉइंट है, P पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है ऐसे, Q पॉइंट से ये डिस्टेंस है वो R है, ये एंगल हो गया थीटा। तो बेसिकली आर्म लेंथ क्या होगी, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देख लो, जिस लाइन पे फोर्स वर्क कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मुझे टॉर्क निकालना है, तो उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो। ये R था, ये थीटा था, तो ये जो हो जाएगा R cos थीटा, ये हो जाएगा R sin थीटा। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये इसको ऐसे घुमाने वाला है, ये इसके रेस्पेक्ट में ऐसे घुमाने वाला है। तो ये हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू R sin थीटा। तो जो टॉ वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। R वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, F वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, R क्रॉस F डायरेक्शन गया अंदर की तरफ, तो ये हो गया एक्सियल वेक्टर। ठीक है, आगे बात समझ में? इसका जो यूनिट होगा वही होगा न्यूटन इनटू मीटर, और ये एक एक्सियल वेक्टर होगा, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। ठीक है, आगे समझिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए, कोई भी बॉडी जो है, सुनिएगा, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और उस पर नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस पर जितने भी टॉर्क है वो बैलेंस होने चाहिए। तो अगर हम लोग सवाल करने वाले हैं टॉर्क के, और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, सॉरी इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें नेट फोर्स भी 0 करेंगे और नेट टॉर्क भी 0 करके उसका आंसर निकालने वाले हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है,
तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितनी होगी? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक टॉर्क का फॉर्मूला और है जो आपको ध्यान रखना है, वो है जैसे टॉ एफ जो होता है वो होता है m इंटू ए, तो टॉ होगा आई इंटू अल्फा। टॉ क्या होगा? आई इंटू अल्फा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, जो टाउ है वो हो जाएगा आपका टॉर्क। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है जैसे फोर्स का टॉर्क निकला था, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर डालकर आर्म लेंथ निकाली, मल्टीप्लाई किया तो फोर्स का टॉर्क आ गया। वैसे लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम आएगा, वैसे ही काम करेंगे। जैसे सपोज मैं बात करता हूं, यहां पर ये कोई बॉडी है, सुनिए, ये कोई पॉइंट है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का पी वेक्टर ये इधर की तरफ दिख रहा है मेरे को, और ये जो है वो है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, तो पी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा? ये इस पी वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने क्या बोल दिया? आर परपेंडिकुलर। तो इस लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटू आर परपेंडिकुलर, यानी एल वेक्टर को मैं लिख दूंगा आर क्रॉस P। जैसे वहां काम किया था वैसे ही यहां काम कर लेंगे, तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे एक फॉर्मूला और होता है एंगुलर मोमेंटम का, जैसे हम लोगों ने बात की थी, P जो होता था वो होता था m इंटू वी, तो यहां से जो L हो जाएगा रिजिड बॉडी के लिए वो हो जाएगा I इंटू ओमेगा। कितना हो जाएगा? I इंटू ओमेगा। आई बात समझ में? ठीक है, आगे समझते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है? जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था वैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करने वाले। लीनियर मोमेंटम क्या था? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। वैसे ही अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो कंजर्व रहता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आगे हम लोग चीज समझ लेते हैं फटाफट। रोलिंग का केस, रोलिंग के केस को फटाफट देख लेते हैं। रोलिंग के केस में क्या होता है? रोलिंग का केस देखें बेटा, फटाफट देखिए एक बार। ठीक है, रोलिंग के केस में ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का वीसी ऐसे है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, और ये ओमेगा वेलोसिटी से जा रही है। प्योर रोलिंग का केस लेके चल रहा हूं आपके लिए, वही सही है, इतना ही, उसी के सवाल आते हैं जनरली। प्योर रोलिंग का केस है आपका। तो जो लोएस्ट पॉइंट है वो मोमेंटरीली रेस्ट में रहता है, जो टॉप पॉइंट है उसका जो वेलोसिटी होगा वीसी, वीसी जो होगा वो होता है हमेशा आर ओमेगा। ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी होगा वीसी प्लस आर ओमेगा, नीचे वाले पॉइंट का वीसी इधर और आर ओमेगा, नहीं आर ओमेगा इधर, वीसी इधर, इस वाले पॉइंट का वीसी इधर और आर ओमेगा इधर। इस टाइप से वेलोसिटी निकाली जाएगी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यहां पर अगर मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी, प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा? बॉडी ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है और रोटेशन मोशन भी कर रही है। इस केस में जो टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका यहाँ पर कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल हो गया थीटा, यहाँ पे एक बॉडी है वो नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन ए है, प्योर रोलिंग है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो होगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी होगा। अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी एम आर स्क्वायर। सी का वैल्यू 1 हो गया तो रिंग या सिलेंडर, होलो सिलेंडर हो जाएगा। सी का वैल्यू 2 हो गया, सॉरी 1/2 हो गया तो डिस्क या सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। 2/3 हो गया तो होलो स्फीयर हो जाएगा। 2/5 हो गया तो सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। जब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो मैंने बोला नीचे आने पर इसका वेलोसिटी v है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से टाइम निकल जाएगा, u 0 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a से जो चीज निकालनी है वो सब निकल जाएगा। so, आगे बात समझ में, अगर आपको s दिया हुआ है, u 0 है, a पता है तो v आ जाएगा, v आ गया तो ऐसे टाइम आ जाएगा, टाइम का रिलेशन आप लोग निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये हुआ आपका रोटेशनल मोशन। अब हम लोग फटाफट समझ लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स हीट। हीट और सबसे पहले देख लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोग को पता ही है, सारी चीजें पता आनी चाहिए।
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोग को पता है, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ये हम लोग को पता है। माफी चाहूंगा मैं यहाँ पे आपके लिए इस टाइप के नोट्स के लिए, इस टाइप के स्लाइड्स के लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था, पर कल बच्चों ने इतना ज्यादा इल्तिजा की तो मैंने कहा बना देता हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला रात को स्लाइड सेट करने का, तो मेरे जो नोट्स थे एक बच्ची से बच्ची ने नोट्स बनाए हुए थे पीडीएफ फॉर्मेट में, वही दे दिए, तो वहीं से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए गैसेस की अलग अलग वेलोसिटी है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, विजिबल है ना ये, विजिबल है ना ये, हाँ विजिबल है, दिख रहा है यार, ठीक है। हाँ देखिए क्या सीन है, देखिएगा, हाँ सुनिए, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सब रैंडम किधर भी मूव करते रहते हैं, तो उनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर टू vn डिवाइडेड बाय n, और ये हमेशा क्या होता है जीरो, क्योंकि वेक्टर सम है। एवरेज स्पीड होगा विदाउट डायरेक्शन यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 एंड सो अप टू vn डिवाइडेड बाय n। आरएमएस स्पीड का मतलब होगा, क्या करें, पहले उनका स्क्वायर करें, फिर एवरेज लें, फिर उसका रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगी उनकी आरएमएस स्पीड, हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, प्रेशर समझ लेते हैं। कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, तो वो कंटेनर के अंदर जो गैस भरी हुई है वो कितना प्रेशर अप्लाई करती है, उसका फॉर्मूला ध्यान रखिए। प्रेशर जो होगा वो होगा 1/3 इंटू, सबसे पहले ये वाला 1/3 इंटू रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। रो जो हो गया डेंसिटी हो गया, रो को मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम, रो को क्या लिखता हूँ मैं, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एक ही बात है। और यहाँ पे हो गया m/l³ इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। m जो है वो टोटल गैस का मास है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए इधर, ठीक है। आगे समझिए बॉयस लॉ, बॉयस लॉ में क्या होता है, बॉयस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, तो P और V के बीच का ग्राफ इस टाइप से होगा। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V प्रोपोर्शनल T हो जाता है, जब V प्रोपोर्शनल T हो जाता है तो V और T के बीच का जो ग्राफ है, V और T के बीच का ग्राफ है उस टाइप से होता है। ये ओरिजिन तक नहीं आता क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पॉसिबल नहीं होता। गैलिसॉक्स लॉ क्या बोलता है, गैलिसॉक्स लॉ में V कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट होता है तो P प्रोपोर्शनल T हो जाएगा, जब P प्रोपोर्शनल T हो जाएगा तो P और T के बीच का ग्राफ इस टाइप से आएगा, हमें पता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ m कैपिटल M V आर एम एस स्क्वायर, जो m है वो उसका, m जो है वो उसका टोटल मास है। इंटरनल एनर्जी, मैंने ये बोला जो आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है, आइडियल गैस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी आइडियल गैस की एजम्पशंस के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स के बीच में कोई इंट्रैक्शनल फोर्स नहीं होता, इंट्रैक्शनल फोर्स नहीं होता तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो जो टोटल एनर्जी होती है बेसिकली वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो, तो जो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, और वो हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। प्रेशर का फॉर्मूला मैंने निकाला था 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, तो यहाँ से वी आर एम एस का फॉर्मूला आ गया 3p अपॉन रो, पी को मैंने चेंज किया तो एक फॉर्मूला आ गया √3RT/m0, एक तो हो जाएगा √3p अपॉन रो और एक हो जाएगा √3RT/m0, ये हो जाएगा वी आर एम एस का वैल्यू, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंटरनल एनर्जी, U इज इक्वल टू 3/2 nRT एंड नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल के लिए U इज इक्वल टू 3/RT। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगाड्रोस नंबर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में एक रिलेशन था K इज इक्वल टू R/Na, तो वहां से एक फॉर्मूला आता है हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का, U इज इक्वल टू 3/2 nKT, एन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पिछले वाले केस में स्मॉल n था, वो नंबर ऑफ मोल्स थे। आगे बात समझ में, ठीक है, एक पार्टिकल के लिए हो जाएगा 3/2 kT। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है √RT अपॉन πm0, आरएमएस स्पीड होती है √3RT/m0, और VMPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है वो होती है √2RT/m0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में, ये चीज सबको समझ में आती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने तरीकों से जो गैस है जो एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ रोटेशनल तो होता है 0, ट्रांसलेशनल होता है 3, डायटोमिक के लिए ट्रांसलेशनल तो 3 होगा, रोटेशनल जो होगा 2, तो टोटल 5 हो गया। ट्राइटोमिक के लिए लीनियर, ट्राइटोमिक लीनियर स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, वो हो गया 5। यहाँ पे वाइब्रेशनल और कंसिडर करते हैं, तो वाइब्रेशनली अगर 2 वाइब्रेशनल और कंसिडर कर लेंगे तो 7 हो जाता है, ठीक है। 2 कई लोग वो भी 3 भी कर लेते हैं, बट ठीक है हम लोग 2 लेके चलेंगे। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में 3 ट्रांसलेशनल होता है, 3 रोटेशनल होता है, टोटल 6 हो जाता है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1/2 kT एनर्जी मिली हुई होती है, तो मोनोएटॉमिक एक पार्टिकल की हो जाएगी 3/2 kT, डायटोमिक 5/2 kT, ये हो जाएगी 3/2 kT। टोटल एनर्जी जो हो जाएगी अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो NF kT/2 कितनी हो जाती है, NF kT/2 या NFRT/2। यहाँ पे n जो है वो मोल्स है, यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। आगे बात समझ में, हम लोग फटाफट पढ़ने वाले हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे मैकेनिक्स प्लस हीट।
तो अगर कोई पी प्रेशर अगर कंटेनर के वॉल्यूम में, कंटेनर ना बोलूं मैं, पिस्टन के वॉल्यूम में डीवी चेंज करे तो वर्क डन जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर यहाँ पे एक चीज समझिए, हाँ ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस एक्सिस में पी ले रहा हूँ और इस एक्सिस में मैं वी ले रहा हूँ, तो अगर ये ग्राफ है तो एरिया अंडर द जो कर्व होगा वो वर्कडन शो करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्कडन पॉजिटिव होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्कडन जो होगा वो नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस का एरिया इनसाइड द कर्व जो वर्कडन शो करेगा, क्लॉकवाइज है तो वर्कडन पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्कडन जो है वो नेगेटिव होगा। किस केस में, अगर मैंने यहाँ पे पी लिया हुआ और यहाँ पे मैंने वी लिया हुआ है। आगे बात समझ में, किसी भी गैस की जो हीट होती है Q इक्वल टू एनसी डी टी, एन नंबर ऑफ मोल्स, सी स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक डी टी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो सी एम इज इक्वल टू एम नॉट इंटू सी जी हो जाता है, सी मोलर स्पेसिफिक हीट, सी जी ग्राम स्पेसिफिक हीट, एम नॉट जो हो जाता है वो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। आगे बात समझ में, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, यू इज डेल्टा यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन एफ आर डी टी बाई टू। ठीक है, पक्की बात है। जो वर्क होता है वो तो पाथ फंक्शन होता है, जबकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है। जीरो क्या बोलते हैं, अगर एओसी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बीओसी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो एओसी है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सेकंड लो क्या बोलता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर मैं हीट दे रहा हूं तो मैं पॉजिटिव लूंगा, सिस्टम को हीट रिलीज कर रहा हूं तो सिस्टम की जो हीट है वो नेगेटिव लूंगा। वर्क वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं तो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो नेगेटिव होने वाला है। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बात समझ में। आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, ये कंडीशन तो आपको पता ही है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होने वाला है, डी यू जो है एन एफ आर डी टी बाई टू रहने वाला है। तो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू में बेसिकली डी डब्ल्यू जीरो हो गया तो डी क्यू जो हो गया वो डी यू के बराबर हो गया। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होगी सीवी, यहाँ पे सीवी बोलते हैं, सीवी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एफ आर बाई टू। ये हो जाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। वो क्या था, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट था। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा पी डी वी या पी वी टू माइनस वी वन। डी क्यू जो होता है वो होता है पी डी वी प्लस एन एफ आर डी टी बाई टू, हमें पता है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक होती है सीपी, और उसका वैल्यू होता है एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। कितना होता है, एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। एक मेयर रिलेशन होता है, सीपी माइनस सीबी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आर के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, मोनोटोमिक के लिए एफ थ्री है तो सीवी थ्री आर बाई टू हो जाएगा, सीपी फाइव आर बाई टू हो जाएगा। गामा होता है सीपी वन, सीवी फाइव बाई थ्री हो जाएगा। डाई के लिए एफ फाइव होता है तो सीवी फाइव आर बाई टू हो जाएगा, सीपी थ्री आर बाई टू हो जाएगा, सीपी सेवन बाई फाइव हो जाएगा। ट्राइटोमिक के लिए सी एफ सिक्स होता है तो ये थ्री आर हो गया, फोर आर हो गया, फोर बाई थ्री हो गया। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वर्क डन तो कोई नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है, एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन या एन आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू उल्टा हो जाता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होना नहीं है, तो डी यू कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा और डी डब्ल्यू के बराबर रहेगा। जितनी हीट दूंगा सारा का सारा वर्क करेगा बेसिकली। स्पेसिफिक इनफाइनाइट होती है। पीवी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस ऑफ पी वन अपॉन वी वन। ठीक है, अगला हम लोग समझ लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता। जब हीट एक्सचेंज नहीं होता है तो बेसिकली सडन प्रोसेस जो होते हैं उनको हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में काउंट कर लेते हैं। सडन प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस में काउंट कर लेते हैं। चार इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, याद रखनी है। पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी रेज़ टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी की पावर वन माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन प्रोसेस इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपन वन माइनस गामा, या एन आर टी टू माइनस टी वन अपन वन माइनस गामा। इंटरनल एनर्जी हो जाएगी एन सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू जो है माइनस डी यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डी यू जो है वो जीरो है। ठीक है, स्पेसिफिक इसकी जो है वो जीरो हो जाएगी। उसका जो पीवी ग्राफ का स्लोप है वो जाएगा माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन वी। तो यहाँ पे नहीं, अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों दिए हुए हैं तो ये वाला जो हो जाएगा वो एडियाबैटिक हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो आइसोथर्मल, यानी जो ज्यादा स्टीप है, ज्यादा खड़ा हुआ है वो एडियाबैटिक होने वाला है, क्योंकि इसका प्रोसेस वो ज्यादा है। आगे बात समझ में, तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो लगभग 11th मैंने कंप्लीट करा दी, लगभग 11th हमारी कंप्लीट हो गई है। अब अच्छे से पेपर देके आइए, पेशेंसली, कामली, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, जो होगा सब अच्छा होगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। और सिर्फ आपकी डिमांड पे ये वीडियो मैंने बनाया। थैंक यू सो मच।